सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोरिलेशन सर्वे। ठीक है, कोरिलेशन सर्वे। एनीवन एनी आइडिया अबाउट कोरिलेशन सर्वे? किसी को कोई जानकारी है इसके बारे में? मे बी शायद अंडरग्राउंड और सरफेस के पॉइंट्स या फीचर्स को कोरिलेट करना, यानी कि मतलब दो पॉइंट्स को कोरिलेट पर करके पढ़ना, मतलब शायद। क्या सही रहेगा? होता यही है, जो सरफेस फीचर्स हैं उनको अंडरग्राउंड में डिटेक्ट करना और अंडरग्राउंड वाले पॉइंट्स को सरफेस पे डिटेक्ट करना। ये मोस्टली हम लोग कोरिलेशन सर्वे में यही पढ़ते हैं माइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी उस कॉन्टेक्स्ट में सिविल और उसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा दूसरा भी उनका होता है। ठीक है, बट माइनिंग अंडरग्राउंड के लिए बस ये यूज रहता है, सरफेस के लिए नहीं। अंडरग्राउंड माइंस के लिए बस रहता है ये कोरिलेशन सर्वे। हाँ, अंडरग्राउंड और वाले फीचर्स जो हैं उनको अपन सरफेस पे लोकेट करते हैं, और सरफेस फीचर्स जो हैं जैसे कि वाटर बॉडीज और ये, तो इनको हम लोग अंडरग्राउंड में लोकेट करते हैं। दोनों चीजें हैं, वाइसी वर्सा प्रोसेस। ये कह रही हूँ, माइंस की बात कर रही हूँ कि ओपन कास्ट माइंस में इसका यूज है या नहीं। ओपन कास्ट माइंस में इसका यूज थोड़ा बहुत होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा नहीं। ओपन कास्ट माइंस में इसका यूज ऐसे होता है, समझिएगा कि लेट्स से ये कोर ब्लॉक है ना, और मतलब वन एंट्री तो होती नहीं है, मोर देन टू और मोर देन टू एंट्रीज होती है हर माइन में, है ना। तो अगर एक माइन इधर, एक एंट्री इधर से है, दूसरी एंट्री इधर से है, ठीक है, और एक आध कोई एंट्री इधर से है मान लीजिए, तो अब ये एंट्री कहाँ तक ड्राइव होके आई है और ये एंट्री कहाँ तक ड्राइव होके जा रही है, तो इन दोनों को रिलेट करने के लिए भी कोरिलेशन का यूज होता है। क्योंकि अब बाहर से तो हमें दिख रहा है ना कि ये एंट्री यहाँ तक पहुंच गई, ये एंट्री यहाँ तक पहुंच गई, बट जब एक बार आप माइंड में एंटर कर जाएंगे तो उसको देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा कोरिलेशन का हेल्प लेते हैं कि कौन सा जो है एंट्री कितना फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव हो चुका है। ठीक है, मतलब कौन सा किस पॉइंट पे वर्किंग हो रही है ना, किस पॉइंट पे वर्किंग हो रही है, किस पॉइंट पे कौन सी मशीनरी इंस्टॉल्ड है। क्योंकि जब सरफेस माइन में भी प्लास्टिक वगैरह करते हैं ना, जहाँ पे ड्रैग लाइन और ये बकेट व्हील एक्सकवेटर ये चीजें लगी होती है, वहां पे भी ब्लास्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई माइन टोटली ऑटोमेटेड होती है या कोई माइन टोटली ब्लास्टिंग होती है ना। तो हर माइन में मशीनरी भी होती है, ब्लास्टिंग भी होती है। तो ब्लास्टिंग करने के लिए हमें ना मशीन्स का लोकेशन, मशीन्स का, डंपर्स का, शॉवेल्स जो भी लगे हुए हैं उनका लोकेशन बहुत जरूरी है। तो उसको रिलेट करने के लिए भी ये करते हैं। अदरवाइज अगर पता चले यहाँ पे ड्रैग लाइन खड़ा है और यहीं पे ब्लास्टिंग कर दी है तो वो तो अपन को जीपीएस से पता ना चल जाता होगा। हाँ, जीपीएस से पता चल जाता है, बट जीपीएस ब्लास्ट वो ओवरमैन और जो ड्रिल कर रहा है उनको थोड़ी ना पता होता है। देखिए, मान लीजिए एक जीपीएस इसमें लगा है, ठीक है, दूसरा जीपीएस भी मशीन में इंस्टॉल होगा ना। जो पर्सन नीचे वर्किंग कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, उसके पास तो जीपीएस थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब कुछ सिग्नल्स दिए जाते हैं जिससे कि पता रहता है कि हाँ इस पॉइंट पे मशीनरी है, तो आपको 90 मीटर 100 मीटर तक ब्लास्टिंग नहीं करना है, या जो भी लोग का रेंज रहता है। और मेरे हिसाब से 60 मीटर रहता है क्या? एनीवन एनी आइडिया क्या रेंज रहता है कि अगर मशीनरी कहीं पे वर्किंग कर रही है तो उससे कितनी दूर तक ब्लास्टिंग नहीं की जाती सरफेस माइन में? पता नहीं, 300 मीटर होगा नॉर्मल ब्लास्टिंग का डेंजर जोन। 300 मीटर होता है, और कहीं अगर हम रेलवे वगैरह है पास में तो उसके लिए 500, उसके लिए भी 300 ही होगा। 300-400 मीटर में तो माइन से खत्म हो जाती है कई बार। वो अलग बात है। तो आप ब्लास्टिंग का रेंज 60 मीटर कितना कम होता है? हाँ, तो मेरे हिसाब से 60 या
अच्छा, ब्लास्टिंग केबल्स कितने मीटर के होते हैं? 90 मीटर्स में? 90 के 120? मेरे को आइडिया नहीं है अभी ओपन कास्ट के बारे में, उतना पढ़ा नहीं मेरे को, मतलब पढ़ा था लेकिन बहुत पहले पढ़ा था, अभी भूल चुका है, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मेरे को 120 है मेरे हिसाब 120 ना? से। तो ब्लास्टिंग हाँ केबल्स के को अपन वो मान सकते हैं, हाँ। सफिशिएंट लेंथ मान सकते हैं ना, कि अगर भाई ब्लास्टिंग केबल को हम लोग जो ब्लास्टिंग कर रहा होगा पर्सन, ओवरमैन, शिफ्ट इंचार्ज या जो भी होंगे मैनेजर्स वगैरह, तो जो ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो अगर 120 मीटर पे अपने आप को सेफ मान रहे हैं, तो 120 मीटर पे दूसरा मशीन जो है वो तो सेफ हो ही सकता है, क्योंकि अगर ह्यूमंस मतलब तो मैन पावर। 150 जो मतलब जो भी ब्लास्टिंग करता है तो उस जगह पे सिर्फ ब्लास्टर या शॉट फायरर ही होता है ना, जो शेल्टर होता है, उसके अलावा किसी और को परमिशन नहीं होती है वहां खड़े होने के लिए? नहीं, ऑफिशियल्स रहते हैं, ऐसा नहीं है, शॉट फायरर के ऊपर वाले जो भी ऑफिशियल्स होंगे, माइनिंग सरदार या ओवरमैन वो या शिफ्ट अदर इंचार्ज। वर्कर्स को नहीं रहती ना? हाँ, अदर वर्कर्स को नहीं रहती है, बट ऑफिशियल्स तो होंगे ना। तो देखिए, मैन पावर इज मोर इम्पोर्टेंट देन मशीनरी। कोल इंडिया का मोटो भी है ना कि सेफ्टी फर्स्ट देन प्रोडक्शन। हम्म। सुरेश, आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है? ये थोड़ा थोड़ा। ठीक। तो कोल इंडिया का मोटो है सेफ्टी फर्स्ट देन प्रोडक्शन। तो अगर कोल इंडिया ही डिफाइन कर रहा है कि क्या बोलते हैं 120 मीटर सफिशिएंट लेंथ है अगर शॉट फायर ऑफिशियल्स जो भी हैं उनके लिए, तो मशीनरी तो ज़्यादा कंपेटिबल है इसका जर्क या जो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो मैन पावर से ज़्यादा कंपेटिबल है मशीनरी। तो देख लेंगे, अब मुझे नहीं पता। चलिए ठीक है। बैक टू आवर टॉपिक। तो हाँ, अभी अपन को डिस्कस करना है कोरिलेशन सर्वे। तो उसका यूज ओपन कास्ट माइन में थोड़ा बहुत होता है, बट फीचर्स रिलोकेशन के लिए फ्रॉम अंडरग्राउंड टू सरफेस एंड सरफेस टू अंडरग्राउंड, उसके लिए ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को सिर्फ एक ही मेथड पर पढ़ना है। मेथड होते कई सारे हैं, बट जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो है विस्बैच ट्रायंगल मेथड। विस्बैच ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड, ठीक है। अब ये इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं करना नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, तो ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या करने वाले हैं, बताऊंगा पूरा, डेफिनेशन लिखाऊंगा, मेथड्स लिखाऊंगा, टाइप लिखाऊंगा, सब कुछ लिखाऊंगा, ठीक है। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो मेनली एक ही मेथड पढ़ना है, विस्बैच ट्रायंगल मेथड। और अगर आप लोगों को बेसिक वाला क्लास याद होगा तो ये मेथड आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स अ ट्रायंगल मेथड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा कोरिलेशन सर्वे का डेफिनेशन। अ कोरिलेशन सर्वे, कोरिलेशन, एक मिनट, स्पेलिंग इज थोड़ा मिस्टेक है, डबल आर होता है इसमें। अ कोरिलेशन सर्वे, अ कोरिलेशन सर्वे is the process of is the process of accurately connecting the underground mine एक्यूरेटली के बाद connecting accurately connecting the underground mine workings to the surface survey network, full stop. तो क्या है,
जो सरफेस फीचर्स हैं, जो सरफेस पे हमारा सर्वे नेटवर्क बना हुआ है, उसको एक्यूरेटली अंडरग्राउंड ट्रांसफर करना, ये क्या कहलाता है? कोरिलेशन सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा द पर्पस ऑफ कोरिलेशन सर्वे। पर्पस नेक्स्ट ऑफ, टॉपिक हेडिंग, नेक्स्ट सब हेडिंग है पर्पस ऑफ कोरिलेशन सर्वे। पर्पस ऑफ कोरिलेशन सर्वे, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा ओरिएंट द अंडरग्राउंड सर्वे। ये ओरिएंट नॉर्मल पॉइंट्स है ना बस? नहीं, इनका एक्सप्लेनेशन भी है, हाँ, इनका एक्सप्लेनेशन भी है। पहला क्या है? ओरिएंट द, ओरिएंट द, ओरिएंट द अंडरग्राउंड सर्वे, ओरिएंट द अंडरग्राउंड सर्वे। इसमें लिखिएगा, क्या? इसमें इसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा अंडरग्राउंड, ओरिएंट द अंडरग्राउंड सर्वे का। हाँ, गिव द अंडरग्राउंड सर्वे, गिव द अंडरग्राउंड सर्वे, गिव द अंडरग्राउंड सर्वे a non bearing, a non bearing, ये वो फिर से give the underground survey, give the underground survey a non bearing, a non bearing, a non bearing, KNOWN वाला है ना, non, non bearing and position, and position, and position relative to the, relative to the, relative to the surface survey, relative to the surface survey coordinate system, surface survey coordinate system, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा लोकेट अंडरग्राउंड वर्किंग्स, लोकेट अंडरग्राउंड वर्किंग्स, लोकेट अंडरग्राउंड वर्किंग्स ऑन सरफेस प्लान्स, ऑन सरफेस प्लान्स। अभी ध्यान से समझिए थोड़ा सा पहले, फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने क्या लिखा? ओरिएंट द अंडरग्राउंड सर्वे, है ना। तो अंडरग्राउंड सर्वे जो होता है, मान लीजिए अंडरग्राउंड में आपको कुछ ये एक अंडरग्राउंड माइंस है ना, सपोज करिए यह एक पैनल है, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक कोई परमानेंट वो मार्क करते हैं, जैसे लेट से यहाँ पे एक शाफ्ट पिलर होगा, है ना। तो शाफ्ट पिलर पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना नॉर्थ को लोकेट करेंगे, ठीक है, कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है। लेट से मेरा नॉर्थ डायरेक्शन ये आया, है ना, तो नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, और ईस्ट और वेस्ट आ गया। तो जब नॉर्थ डिटरमाइन हो जाएगा तो हम लोग ना अब यहाँ पे जो भी पोजीशन, मतलब जो भी हमारे फीचर्स नेक्स्ट वाले जितने भी फीचर्स होंगे ना, गैलरी हैं, पिलर हैं, या और भी कोई, मान लो यहाँ पे एक और कोई गैलरी है जहाँ पे सीएम वगैरह चल रहा है, कंटिन्यूस मैनर वगैरह, तो यहाँ पे जो भी फीचर्स है ना, इन सबका लोकेशन इस पॉइंट के रेफरेंस में हम लोग डिटरमाइन करेंगे। किस कंटेक्स्ट में? बियरिंग के कंटेक्स्ट में, है ना। किसके कंटेक्स्ट में डिटरमाइन करेंगे? बियरिंग के कंटेक्स्ट में। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? जो भी वो करेंगे हम लोग, पोजीशन का जो भी पॉइंट का रिलेटिव पोजीशन डिफाइन करेंगे, वो किसी एक नोन पॉइंट पे जो नॉर्थ हमने डिटरमाइन किया है वहां से बियरिंग के टर्म्स में डिफाइन होगी, है ना। चीज क्लियर है? जैसे अगर मुझे इसी पॉइंट बी, पॉइंट ए का अगर रिलेटिव पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है, पॉइंट ओ के रेफरेंस में, तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, थोड़ा सा बताइए, एनीवन, एनी आइडिया? बियरिंग के टर्म्स में
डायरेक्शन में कितने डिग्री पे है पर्टिकुलर पे ए पॉइंट या ठीक है, मान लो साउथ 30 डिग्री वेस्ट मान लेते हैं ना अपन, साउथ 30 डिग्री वेस्ट है ना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर हमें डिस्टेंस भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी ना, कितनी डिस्टेंस में है। तो उसके लिए हम लोग ना इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। मतलब ये तो मैंने डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया फिगर के हिसाब से, बट ऐसा तो होता नहीं है कि डायरेक्ट आ जाए अपन, इन बिटवीन पिलर होंगे या कुछ और भी स्ट्रक्चर होगा। तो हम लोग ना इसके लिए इनडायरेक्ट मेथड चूज करते हैं कि जहां से गैलरी जा रही है वो डायरेक्शन चूज करेंगे, है ना। तो यहाँ से किधर चले, 1.5 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में चले, देन फिर 1 किलोमीटर नॉर्थ 1 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चले, देन on your destination is on your left hand side. ओके, ये चीज है। तो डिस्टेंस इनडायरेक्ट डिफाइन होगी, डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डायरेक्ट डिफाइन होगी, ठीक है, बीआई के टर्म्स में। ठीक। अब इसी को फिर सरफेस पे शिफ्ट करेंगे हम लोग। ये क्योंकि ये वाला पॉइंट जो आया है, ये देखिए यहाँ पे शाफ्ट पिलर है, ऑफ कोर्स यहाँ पे शाफ्ट पिलर है तो शाफ्ट भी आसपास नहीं कहीं होगा। अब शाफ्ट से कोई पॉइंट नीचे आएगा, फिर इस पॉइंट को अपन मतलब शाफ्ट से जो है कोई सरफेस फीचर जो है शाफ्ट से नीचे पॉइंट आउट करते हैं कि इस पॉइंट पे शाफ्ट है, इसके बगल में ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट सरफेस पे अपन डिटरमाइन करेंगे किस जगह पे होगा, फिर उसके रिस्पेक्ट में ये बाकी सारी चीजें ड्रॉ की जाएंगी, ठीक है। ठीक। एनीवन एनी डाउट? नहीं। ठीक। तो दूसरा पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन लिखिए, लोकेट अंडरग्राउंड वर्किंग्स ऑन सरफेस प्लान्स। सेकंड पॉइंट में जो आपने लिखा हुआ है लोकेट अंडरग्राउंड वर्किंग्स ऑन सरफेस प्लान, इसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। एक्यूरेटली प्लॉट द subterranean features, accurately plot the subterranean features and workings, accurately plot the subterranean features and workings on the surface plan showing their true relative positions, full stop. This is required for अब ए बी सी डी करके इसमें 4 पॉइंट लिखिएगा। सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर, ए पॉइंट में लिखिए सेफ्टी, बी में प्लानिंग, सी में लीगल कंप्लायंसेस, दूसरा क्या था? प्लानिंग, लीगल compliances, and next one is exploration. Legal compliances and next one is exploration, ठीक है, exploration, full stop। देखिए फर्स्ट और सेकंड टॉप को समझ में आ रहा होगा कि हमने सेफ्टी और प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए अंडरग्राउंड फीचर्स को या सरफेस को अंडरग्राउंड पे लोकेट किया है ना। मतलब रिलोकेशन हम लोग क्या ध्यान में रख के कर रहे हैं, पहला सेफ्टी और दूसरा प्लानिंग कि अगर हम कोई चीज प्लान कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली प्लान है ना। तीसरा लीगल कंप्लायंसेस, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि हमें ना माइन बाउंड्रीज जो है
वो वहीं तक लेके जानी होती है जहां पे अगर कोई वाटर लॉक्ड बॉडीज हैं, वाटर लॉक्ड बॉडीज से 60 मीटर का डिस्टेंस हम लोग को मेंटेन करके रखना पड़ता है एटलीस्ट, है ना। ये तो आप लोग को पता होगा ना, सीमा में पढ़े होंगे कि अगर कोई वाटर लॉक्ड बॉडी है तो माइन का जो वर्किंग जो लास्ट वर्किंग फेज है वो एटलीस्ट 60 मीटर दूर होना चाहिए। हाँ। तो अगर ये वाटर वाला जोन है, ये मान लो वाटर वाला जोन है, तो हमारा वर्किंग जो है 60 मीटर दूर पे बंद हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर सरफेस पे कोई वाटर लॉक्ड एरिया है और वो अंडरग्राउंड हमारी वर्किंग चल रही है, तो हम अंडरग्राउंड वर्किंग करते करते उसके नीचे ना आ जाए, तो इसलिए हमें क्या है उसका पॉइंट जो है वो क्लियर करके रखना पड़ेगा कि इस पॉइंट से आगे वर्किंग नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये लीगल कंप्लायंस में आ गया कि जो 60 मीटर का डिस्टेंस है उसको मैंडेटरी रखते हुए हम लोग को वर्किंग अपने उतनी ही आगे बढ़ानी है कि 60 मीटर के एरिया में, वाटर लॉक एरिया के 60 मीटर के रेंज में हम लोग ना जाए, है ना। और नेक्स्ट वो है एक्सप्लोरेशन। क्या होता है कि मान लो जैसे ये माइन का एरिया है, ठीक है, 5 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, ये मेरी माइंस अभी चल रही है करेंटली। अब मुझे ये भी लग रहा है कि नहीं आगे भी कहीं पे मिनरल हो सकता है, तो मैं अगर एक्सप्लोरेशन करूं और ड्रिल यहाँ लगाऊं, ठीक है, ड्रिल यहाँ लगाऊं, तो मान लो अंडरग्राउंड वाली जो वर्किंग हो रही है वो बढ़ते बढ़ते थोड़ा आगे ना चली गई हो मिनरल, क्योंकि अब अंडरग्राउंड में ये तो जस्टिफाई नहीं होता ना कि इतनी दूर तक आपको वो करना है वर्किंग, वहां पे तो जहां तक मिनरल मिल रहा है तब तक आप आगे जाते जाएंगे, है ना। क्योंकि बाउंड्रीज डिटरमाइन होती हैं बट वो हर पैनल में नहीं डिटरमाइन होती है अंडरग्राउंड एरिया में, तो हम लोग जहां तक मिनरल जाता है वहां तक प्रयास करते हैं कि वर्किंग चलती रहे। तो इन केस अगर मान लो कोई वर्किंग करते करते थोड़ा आगे आ गई, कोई हमारी कोई फेस या कोई पैनल जो है थोड़ा आगे निकल गया और हमने यहीं पे जो है बोरहोल लगा दिया एक्सप्लोरेशन के लिए कि भाई हमें लग रहा है कि थोड़ा और आगे मिनरल होना चाहिए, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं ना। तो टू अवॉइड दैट कि हम लोग को ना सारे फीचर्स जो हैं बाउंड्री और जो भी एक्सप्लोरेशन वाले के लिए ड्रिल होल होने वाले हैं, या और भी अगर कोई एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं भी यानी वायरिंग वायरिंग के लिए भी जो ड्रिल होल होने वाले हैं उनको ना लोकेट करके रखना होता है अंडरग्राउंड और सरफेस दोनों जगह पे, ठीक है। नाउ एनीवन एनी डाउट? नहीं। अब इसमें ना थोड़ा सा चैलेंज भी आता है। पहले ना अपन थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं कि इसके मेथड्स क्या क्या हैं, फिर अपन उस मेथड के हिसाब से चैलेंजेस देखेंगे, है ना। भाई देखो कोई भी काम इजी तो होता नहीं है, हर काम में कुछ ना कुछ चैलेंज तो रहता ही है, तो इसमें कोरिलेशन में भी कुछ ना कुछ तो चैलेंज होगा ही ना। भाई अगर किसी पॉइंट को आपको सरफेस से रिलोकेट करके अंडरग्राउंड ट्रांसफर करना है तो वो इजीली तो होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चैलेंज होगा। तो अपन पहले क्या डिस्कस करेंगे, मेथड, कि किस मेथड से उस पॉइंट को नीचे ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। देन फिर हम लोग उसको उस मेथड में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो चैलेंजेस डिस्कस करेंगे। तो अब लिखिए मेथड्स ऑफ कोरिलेशन सर्वे, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन सर्वे। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन सर्वे, इसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग, डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग, ठीक है, डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग। अच्छा, डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकती है, मतलब अगर मोड ऑफ एंट्री किस टाइप की मोड ऑफ एंट्री में पॉसिबल हो सकती है? नहीं समझ पाई। डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग अगर 3 मोड ऑफ एंट्री होती है ये पता है ना, इंक्लाइन,
हाँ ऑडिट और शाफ्ट। तो आपको क्या लगता है जो डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग है, या ट्रैवर्सिंग मान लीजिए, डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग मान लीजिए, ये तीनों टाइप की मोड ऑफ एंट्री पॉसिबल है, या इनमें से दो में पॉसिबल है, या एक में पॉसिबल है, या किसी में पॉसिबल नहीं है? इंक्लाइन और एडिट में होगा, शाफ्ट में क्यों नहीं? वर्टिकल है तो ट्रैवर्सिंग कहाँ जाएगा, डायरेक्शन नहीं रहेगा कुछ तो मैग्नीट्यूड। ओके चलिए, तो इंक्लाइन और एडिट में ठीक है आप कह रहे हैं, हाँ सही भी है, ये इंक्लाइन और एडिट में होता है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग जो है वो इंक्लाइन या एडिट दो ही उसमें होता है, और अगर शाफ्ट जो है ना, इंक्लाइन शाफ्ट अगर है तो पॉसिबल, इंक्लाइन शाफ्ट में होता है ट्रैवर्सिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोड ऑफ एंट्री अगर शाफ्ट है तो वहां पे नहीं होगा, इंक्लाइन शाफ्ट में होगा, इंक्लाइन में होगा, एडिट में होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? इसमें लिखिएगा दिस इज द सिंपलेस्ट method when the mine entry is a horizontal edit this is the simplest method when the mine entry is a horizontal edit or a gently inclined shaft। और एक और वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ड्रिफ्ट ना, सुना है? कहाँ यूज होता है ये? अंडरग्राउंड। तो स्लैश करके लिख लीजिए ड्रिफ्ट, मेटल माइंस में यूज होता है। क्यों, कोल में भी तो हो सकता है। कहाँ बनाना है ड्रिफ्ट बताइए कोल माइंस में? दो कोल सीन्स को कनेक्ट करने के लिए, कंटीन्यूअस सीन है अगर, कंटीजियस सीन्स हैं अगर, तो उसको कनेक्ट करने के लिए या कंटीजियस सीन्स के लिए हम इंक्लाइन शाफ्ट क्यों बनाते हैं, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। स्टेपल पिट और वो दोनों तो रहता है ना, ड्रिफ्ट और स्टेपल पिट। अच्छा, वो मेटल में ज्यादा वर्ड इसलिए यूज हो जाता है क्योंकि मेटल में और बॉडी हमको पैचेस में मिलता है ना, रेगुलर फॉर्म में नहीं है, तो उसमें मोस्टली हमको ड्रिफ्ट बनाना ही पड़ता है। अच्छा हाँ, मैं ठीक, कोल में भी हो सकता है ना, कंटीजियस सीन्स है इन बिटवीन कनेक्शन के लिए होगा वो, मतलब बाकी एक को मेन शाफ्ट से ही कनेक्ट रहते हैं, है ना। तो ड्रिफ्ट की डेफिनेशन ही है अदर देन मोड ऑफ एंट्री। ठीक, सॉरी। और फॉल्ट हुआ तब भी, फॉल्ट हुआ तब, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो जेंटली इंक्लाइंड शाफ्ट और ड्रिफ्ट, फुल स्टॉप। तो ये डायरेक्ट मेथड है जहां पे इसका एक पॉइंट और लिखिए, फुल स्टॉप देखिए, एक पॉइंट और लिखिए, द सरफेस ट्रैवर्स is simply extended directly into the underground workings, full stop, ठीक है। अब इसमें
जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस लिखिएगा, डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग चैलेंजेस। इसमें करना डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या है कि अगर आपका एक ट्रैवर्स ये मान लो ये आपका इंक्लाइन है ना, ऐसा इंक्लाइन है ना, तो अगर आपने एक पॉइंट यहाँ पे एक ट्रैवर्स ए यहाँ पे लोकेट किया है, दूसरा ट्रैवर्स आप शाफ्ट के इंक्लाइन के अंदर बी यहाँ पे लोकेट करेंगे, देन तीसरा ट्रैवर्स आप सी यहाँ पे लोकेट करेंगे, ऐसे आप सीधे मूव करते चले जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो बहुत ईजीएस्ट फॉर्म है। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं वो लिखिएगा। चैलेंजेस इसमें लिखिएगा एक्स्ट्रा केयर इज नीडेड। एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो नहीं, बस एक दो पॉइंट ही है, मतलब वो कंटिन्यूस लिख लीजिए, आप पैरा में आ जाएगा एक। एक्स्ट्रा केयर इज नीडेड, एक्स्ट्रा केयर इज नीडेड, extra care is needed for horizontal angles, for horizontal angles, for horizontal angles in steeply inclined sections, in steeply inclined sections, in steeply inclined sections, full stop, full stop. Temperature corrections, temperature corrections, temperature connections for tape measurements, for tape measurements। क्या कुछ छूट गया क्या? नहीं हो गया, टेप मेजरमेंट। Temperature corrections for tape measurements are also फॉर है कि और है? for FOR। Temperature corrections for tape measurements are also crucial, are also crucial, full stop। देखिए आपको नीड मतलब केयर कहाँ कहाँ करना पड़ेगा, केयर का नीड कहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा स्टीप ग्रेडियंट आएगा, है ना, जहाँ पे स्टीपली इंक्लाइंड सेक्शंस होंगे वहाँ पे आपको उसमें ट्रैवर्सिंग करते समय हॉरिजॉन्टल एंगल का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से। हाँ हाँ, तो अगर सरफेस पे टेम्परेचर 25 डिग्री है और हम लोग मान लो 500 मीटर नीचे वर्किंग कर रहे हैं तो मे बी 40-45 के आसपास टेम्परेचर होगा आराम से। तो इतने टेम्परेचर में जो टेप है उसके उसमें हो सकता है कुछ चेंज आए, टेम्परेचर चेंज की वजह से उसके लेंथ में चेंज आ सकता है, तो उसका भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, कि अगर कुछ करेक्शन होता है तो फिर उसको हम लोग अपडेट करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक। नाउ दूसरा मेथड है, एक हो गया डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग, दूसरा लिखिए शाफ्ट प्लम्बिंग मेथड्स, शाफ्ट प्लम्बिंग मेथड्स। प्लम्बिंग, हाँ, सेकंड है शाफ्ट प्लम्बिंग मेथड्स। ठीक है, ये ना वर्टिकल शाफ्ट्स के लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर वर्टिकल शाफ्ट्स, यूज्ड फॉर वर्टिकल शाफ्ट्स। ठीक है, अब इसकी मेथड, ये एक मेथड है, इस मेथड के अंदर ना 2-3 मेथड हैं, उनको अपन बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेकंड का ए है सिंगल वायर इन 2 सेपरेट शाफ्ट्स। एक्सप्लेन करेंगे इनको। हाँ, ये मेथड्स है ना, सिंगल वायर इन 2 सेपरेट शाफ्ट्स, इन 2 सेपरेट शाफ्ट्स। ठीक है,
इसका प्रिंसिपल लिखिएगा, ए वाले मेथड का प्रिंसिपल लिखिएगा। इफ टू शाफ्ट्स आर अवेलेबल, प्रिंसिपल हेडिंग डाल के अलग से लिखे आप इसको। हाँ मतलब प्रिंसिपल इन द सेंस कि इसका कैसे वर्किंग है, वही मतलब इसका वर्किंग क्या है। अगर प्रिंसिपल अलग से हेडिंग नहीं डाला तो भी इसका एक्सप्लेनेशन ही मान लीजिए आप लोग, एक्सप्लेनेशन प्रिंसिपल या वर्किंग जो भी करेंगे वही। इफ टू शाफ्ट्स आर अवेलेबल, इफ टू शाफ्ट्स आर अवेलेबल and intervisible, and intervisible, ठीक है। इंटरविजिबल के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा और देयर रिलेटिव पोजीशंस, और देयर रिलेटिव पोजीशंस, और देयर रिलेटिव पोजीशंस आर एक्यूरेटली नोन, are accurately known, are accurately known from surface traverse, from ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं हुआ। नहीं, from a surface traverse, from a surface traverse, now close the bracket, from a surface traverse, कॉमा देके लिखिएगा। अ प्लम्ब वायर इज सस्पेंडेड, अ प्लम्ब वायर इज सस्पेंडेड, अ प्लम्ब वायर इज सस्पेंडेड इन ईच शाफ्ट, इन ईच शाफ्ट, अ प्लम्ब वायर इज सस्पेंडेड इन ईच शाफ्ट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। these two wires, these two wires, these two wires define a vertical plane, define a vertical plane whose bearing can accurately determined on the surface, on the surface, on the surface, full stop, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हो क्या रहा। आपके पास दो शाफ्ट खोले गए हैं, एक शाफ्ट ए है, एक शाफ्ट बी है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहां से दो प्लम्ब वायर जो है वो हैंग करने हैं शाफ्ट के अंदर, है ना, तो जिस भी पॉइंट पे मैं प्लम्ब वायर हैंग करूंगा मुझे इस पॉइंट पे बियरिंग पता होगी ना, इस पॉइंट की बियरिंग मुझे पता होगी कि नहीं पता होगी, ये बताइए बस, सिंपल। जहाँ से प्लम्ब वायर, अगर मान लीजिए एक कोई सरफेस ट्रैवर्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पॉइंट P है, ठीक है, इसका RL मुझे पता है, ठीक है, इसका RL मुझे पता है, लेट से 100 मीटर, है ना। तो अब अगर इस पॉइंट P से मुझे ये जो प्लम्ब वायर मैं यहाँ पे सस्पेंड कर रहा हूँ इसका बियरिंग फाइंड करना है, तो ये इजीली फाइंड आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पॉइंट P पे RL मुझे पता है, तो पॉइंट P मेरे लिए बेंचमार्क की तरह काम करेगा, और पॉइंट P से अगर मुझे पॉइंट A का बियरिंग फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे मैं प्लम्ब वायर शाफ्ट में इंसर्ट कर रहा हूं, तो ये इजीली फाइंड आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सकता है। अरे पॉइंट P से A का बियरिंग मतलब क्या, पॉइंट P पे PA लाइन का एंगल नॉर्थ से ना, वही ना वो बियरिंग, नॉर्थ से एंगल अपन नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब मान लो एक पॉइंट B है, दूसरा वाला शाफ्ट अगेन सेम पॉइंट P है, ठीक है, जो मैं बेंचमार्क की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब पॉइंट B मान लो, चलिए शाफ्ट यहाँ क्रिएटली शाफ्ट यहाँ बना,
ये बी है ना। तो अब इसका भी एंगल अपन डिटरमाइन कर सकते हैं ना, पॉइंट पी से लाइन पीबी का बियरिंग भी तो अपन डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ दी रहेगी। लेंथ तो मेजर ही कर लेंगे ना, ये तो सरफेस का फीचर है ना। अभी तो अपन अंडरग्राउंड कहाँ गए, अंडरग्राउंड में तो सिर्फ अपन ने वायर लटकाया है। हाँ, और क्या नॉर्थ से फिर से डिटरमाइन कर लेंगे भी। अब ये ध्यान दीजिए, मेरे पास ना जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, मुझे इनका अगर सरफेस पे बियरिंग पता है तो अंडरग्राउंड पे भी बियरिंग सेम होगा ना, अंडरग्राउंड पे बियरिंग चेंज तो नहीं होगा। और अगर मैं अंडरग्राउंड में इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दूं, ए और बी को, तो ये मेरे पास एक सर्वे के लिए बेस लाइन तैयार हो गई। और इस बेस लाइन की मुझे बियरिंग पता है, आरएल भी पता है, बियरिंग भी पता है और आरएल भी पता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या सबको? एनीवन, एनी डाउट? तो अब मेरे पास जब ये बेसलाइन तैयार हो गई है तो बाकी का सर्वे इजीली कैरीड आउट हो सकता है, ठीक है। और ये अच्छी खासी लंबी बेसलाइन है, क्योंकि दो शाफ्ट्स के सेंटर पे खींची गई है ना। जो भी मेरे दो शाफ्ट हैं अंडरग्राउंड के लिए, उनके सेंटर पे खींची गई है। तो अच्छी खासी मतलब लेंथ तो इसकी ठीक ठाक है, और इसके कॉर्ड मतलब इसका आरएल भी मुझे पता है और बियरिंग भी पता है। तो मेरे लिए बेसलाइन अब कंप्लीटली नोन है। तो अभी बाकी का सर्वे इजीली कैरीड आउट हो जाएगा। हाँ। क्योंकि मेरा सर्वे का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है, लोकेशन ऑफ पॉइंट शुड बी एटलीस्ट टेकन फ्रॉम टू नोन पॉइंट्स, है ना। तो अगर मुझे कोई पॉइंट सी लोकेट करना है, मेरे पास ए पॉइंट भी नोन है और बी पॉइंट भी नोन है, मैं सी इजीली लोकेट कर पाऊंगा। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, हाँ, 2 पॉइंट्स है ना, कि लोकेशन ऑफ पॉइंट शुड बी लोकेटेड फ्रॉम एटलीस्ट टू नोन पॉइंट्स, है ना। तो मेरे पास ए पॉइंट भी नोन है और बी पॉइंट भी नोन है। ठीक। एनीवन, एनी डाउट? नो डाउट। ठीक, नेक्स्ट मेथड, ये मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। बस इतना ही है। हाँ, इस मेथड में इतना ही था। अच्छा, बाकी तो कंप्लीट हो गया। नहीं, इस मेथड में इतना ही था। बाकी आप क्या करेंगे कि बाकी का आप सर्वे नॉर्मली कैरीड आउट कराएंगे ना। अब आपके पास बेस लाइन हो गया, अब आपको मेजरमेंट्स जो वो क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, इस पॉइंट का डिस्टेंस या ये जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो क्वेश्चन के हिसाब से अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो अगर इसमें बेसिक समझने वाली बात थी, वो समझने वाली बात यही थी कि दो शाफ्ट्स की हेल्प से अपन कैसे सर्वे कैरीड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड इज, इन केस अगर अभी मेरे पास दो शाफ्ट्स अवेलेबल थे, अगर मान लो मेरे पास दो शाफ्ट्स अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम लोग कैसे वर्क करेंगे, ठीक है। देन हमारा ये सेकंड मेथड काम आता है, टू वायर्स इन अ सिंगल शाफ्ट, टू वायर्स इन अ सिंगल शाफ्ट। सेकंड का सेकंड है ना। हाँ, सेकंड का सेकंड। टू वायर्स इन अ सिंगल शाफ्ट, ठीक है। टू वायर्स इन अ सिंगल शाफ्ट, इसी को ना अपन विस्पैच ट्रायंगल मेथड में कहते हैं। विस्पैच ट्रायंगल मेथड, विस्पैच ट्रायंगल मेथड, ठीक है। और इसका एक नाम और है एग्जैक्ट अलाइनमेंट मेथड, एग्जैक्ट अलाइनमेंट मेथड, एग्जैक्ट अलाइनमेंट मेथड, ठीक है। एक मिनट, एग्जैक्ट अलाइनमेंट लिखा है क्या? हाँ। थोड़ा उसको कट कर दीजिए। एग्जैक्ट अलाइनमेंट और इसमें विस्पैच में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वो एग्जैक्ट अलाइनमेंट को अलग लिखिएगा, विस्पैच को अलग से लिखिएगा, ठीक है। विस्पैच ट्रायंगल मेथड इसको लिखिए पहले। This is more practical
This is more practical and preferred method. This is more practical and preferred method. Preferred method for single shaft. For single shaft. For single shafts. Full stop. Instead of attempting exact alignment, the theodolite is set up slightly out of the line, slightly out of line, with the two plumb wires, forming a wires for forming FORMING, forming a small well conditioned triangle, full stop. ठीक है। अब जो दूसरा वाला मेथड है एग्जैक्ट अलाइनमेंट मेथड, उसको लिखिएगा। सेकंड मेथड लिखिए एग्जैक्ट अलाइनमेंट मेथड। हट हो जाएगी ये। 2 वायर का ही एक और टाइप है एग्जैक्ट अलाइनमेंट। टू वायर में एक मेथड हमने लिखा विस्बेस्ट ट्रायंगल, इसका एक और मेथड है एग्जैक्ट अलाइनमेंट। In this method, the plumb wires, the plumbed wires are suspended in the shaft, as far as possible without touching the shaft walls, wall WALL walls, without touching the shaft walls, dampened by fluid, ठीक है, dampened by fluid, full stop। मतलब उसमें क्या होता है, देखिए विस्बेस्ट ट्रायंगल में हम लोग क्या कर रहे थे, वायर्स को थोड़ा पास रख रहे थे और एक क्लोज्ड ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, वेल डिफाइंड ट्रायंगल। और इसमें क्या है, एग्जैक्ट अलाइनमेंट में वायर्स को दूर रखना है और शाफ्ट वॉल से टच ना हो, इतने दूर रखना है, मतलब जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक ये है और एक ये, दो मेथड है मेरे पास, 2 वायर्स इन अ सिंगल शाफ्ट में, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? ठीक है। उसके बाद अब सेकंड खत्म हो गया, मेन वाला थर्ड लिखिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, डायरेक्ट ट्रैवर्सिंग, उसके बाद हमने लिखा शाफ्ट प्लम्बिंग, और अब तीसरा
मेथड है मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स। इसमें एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा डायरेक्ट मॉडर्न मेथड्स में। these methods uses these methods uses these methods uses laser system laser system laser system such as total station or GPS, such as total station or GPS to get to get to get the image of point, to get the image of point from surface to underground, from surface to underground। पॉइंट क्लियर है सबको? फुल स्टॉप दे दीजिएगा। इस पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? हेलो, इमेज कैसे आएगी? इसमें लिखा है टू गेट द इमेज ऑफ पॉइंट। फोटोग्रामेट्री थोड़ी ना है जो इमेज आएगी। इमेज इन द सेंस कि मिरर इमेज क्या कहीं, मतलब वो जो पॉइंट ऊपर है, अब वो पॉइंट खुद चल के तो नीचे नहीं आएगा, उसका फोटो कॉपी ही आएगा नीचे, तो मतलब कि उसका लोकेशन ही आएगा ना नीचे। तो लेजर इतना ज्यादा वो है क्या कि पूरा ऐसे सरफेस से अंडरग्राउंड? नहीं, मतलब उस पॉइंट का फोटो अपन नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उस पॉइंट का कॉपी एक नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉइंट सरफेस पे है उसको हम लोग नीचे रिलोकेट कर पाए, ठीक है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन रिलोकेशन हो रहा है। इमेज वो दूसरे सेंस में है, आप फर्स्ट वाले सेंस में लेंगे उसको, सेकंड वाले सेंस में समझने की कोशिश। ठीक। अच्छा, आप लोग को साइन रूल याद है? हाँ, साइन साइड वाला था ना, साइन अपॉन ए बी। कॉस रूल याद है, साइन रूल थोड़ा सा भूल गए। क्या होता है? कॉस रूल ही बता दीजिए चलिए। cos A equals to b square plus c square minus a square upon 2bc। सही। सो साइन रूल होता है साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल्स टू साइन c by c। इक्वल्स टू साइन सी बाई सी, है ना? एक ये भी है, और अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके लिखूं, दैट इज ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। लिख सकते हैं इसको ऐसा? तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है? हाँ, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों साइड में। ठीक है, एनीवन एनी डाउट? आगे चलें? ये लिखना था क्या फॉर्मूला? लिख लीजिए, याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, लिखा हुआ है अलग से, फिर से लिखूं इसमें? हाँ हाँ, लिख लीजिए इसको, साइन रूल के नाम से ही लिख लीजिए, साइन रूल। चलें आगे? हाँ, लिख ली। आप लोग को एक चीज और बताते हैं,
फॉर अगर मान लो थीटा जो है ना वो बहुत स्मॉल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल है ना, देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, इज नियरली इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये एक दूसरा रूल है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन ए इक्वल्स टू थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन सी, ऐसे? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर जब सारे एंगल छोटे ही हो जाएंगे तो 180 डिग्री कैसे पहुंचेगा। इनमें से कोई एक एंगल बहुत छोटा होगा, बाकी दो ठीक ठाक होंगे। ठीक है, चले आगे। अब आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे तो तुमने स्मॉल था, वेरी स्मॉल द साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करिए। क्वेश्चन ये है आपके लिए, स्क्रीन पे है क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। और हिंट ये है आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, डायग्राम जितना जल्दी बना लेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
1.037. 1.037 037. बियरिंग 1.037 कैसे आ सकता है? बियरिंग में, अच्छा बियरिंग निकालना था, मैं डिस्टेंस निकाल। उसमें देखिए ना क्या लिखा है, डिटरमाइन द बियरिंग ऑफ लाइन कनेक्टिंग बियरिंग, टू हाँ वायर्स W1 एंड W2 ऑन सरफेस। सॉरी। सॉल्व। क्या आंसर है स्टूडेंट्स? नहीं आ रहा। नहीं आता है। Let's try this. देखिए हम्म? 80 डिग्री समथिंग जा रहा है। 80 डिग्री समथिंग। चलिए देखते हैं। देखिए दो वायर्स हैं W1 एंड W2 जो शाफ्ट में सस्पेंड किए गए हैं, ठीक है। आप बोर्ड को बेंड कर दो ना आप, मतलब थोड़ा सा मैं डायग्राम बना लेता हूँ तब तक कर दूंगा। क्वेश्चन सामने रहेगा, ठीक है। तो W1 एंड W2 दो वायर्स हैं, ठीक है, जो शाफ्ट में सस्पेंड किए गए हैं। ये W1 ले लेते हैं, ये W2 ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? 1.2 मीटर। 1.200 मीटर ये डिस्टेंस है। हाँ और क्या बोला गया है? अ थियोडोलाइट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है? अ थियोडोलाइट इज सेट अप एट स्टेशन T नियर W1। W1 के पास कहीं पे एक स्टेशन T पे थियोडोलाइट रखा गया, ठीक है। तो ठीक है, हमने भी W1 के पास रख लिया, ये पॉइंट T होगा। अब क्या बोला गया है? डिस्टेंस T और W1 के बीच का कितना है? 2.5 मीटर। ये हो गया 2.5 मीटर, ठीक है। फिर T और W2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3.550 मीटर, है ना। 3.550 मीटर। अब a known surface line TR
हैज अ बियरिंग ऑफ 60 डिग्री। एक टी आर लाइन है जिसका की बियरिंग 60 डिग्री है ना। तो अगर मैं टी पॉइंट को मान लो ये बोल देता हूँ कि टी पॉइंट जो है नॉर्थ में है, टी पॉइंट जो है एग्जैक्टली नॉर्थ में लोकेटेड है, ये टी पॉइंट है। ये टी आर का बियरिंग कहीं यहाँ पे होगा 60 डिग्री, हाँ ये आर पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। और आपको एक चीज और दी हुई है क्या कि W1 टी एंगल जो दिया हुआ है टी W1 एंड W2 यानी एंगल टी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री, 0 डिग्री, हाँ 15 मिनट, सॉरी 15 मिनट है ना, 15 मिनट। 0 डिग्री और 15 0 डिग्री 15 मिनट। 15 मिनट 0 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। और एक चीज और दी हुई है आपको, द एंगल मेजर्ड फ्रॉम टी आर टू TW1 यानी कि एक आपने टी आर नापा और TW1 नापा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टी आर और TW1 यानी टी आर लाइन से आपने TW1 लाइन तक का जो एंगल नापा है वो टोटल एंगल आपको कितना दिया हुआ है, ओ हाँ 150 डिग्री एंड 30 मिनट। 30 मिनट्स। So 150 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है। डायग्राम क्लियर सबको? एनीवन एनी डाउट? नहीं। ये डायग्राम आ रहा है, एनीवन एनी डाउट? नहीं। आगे चले इसको सॉल्व करें। मुझे किस लाइन का बियरिंग फाइंड करना है? W1 W2। कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? साइड्स दी हुई हैं, साइन रूल या कॉस रूल दोनों से। बियरिंग नहीं आ सकती है, बियरिंग के लिए आप सोचिए पहले कि आपको क्या अरे लाना तो है। वो ट्रेवर्सिंग वो जो करते थे फॉरवर्ड बियरिंग बैक बियरिंग वाला कैलकुलेट करके। फॉरवर्ड बियरिंग, बैक बियरिंग, बैक बियरिंग तो यहाँ पे किसी की नहीं पता है, तो आपको वो तो भूल जाइए। अब आपको एंगल में गेम करना है, जो गेम करना है वो एंगल में करना है, समझ रहे हैं? इस वाली लाइन का आपको नॉर्थ से एंगल बताना है, इससे नॉर्थ से एंगल बताना है। किस वाली लाइन का? ये W1 W2 ये वाली लाइन है, हाँ और इसका एंगल बताना है आपको नॉर्थ से। तो आप कैसे बता सकते हैं ये सोचिए बस। जो भी गेम होगा ना, अब गेम एंगल पे है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बियरिंग बाकी सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंगल पे गेम है। आप कौन सा एंगल डिटरमाइन करेंगे कि आपको उसका एंगल नॉर्थ से मिल जाए, बस ये आपको सोचना है, सिंपल। एक मिनट। सुना आप भी थोड़ा सोचिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्थ कहाँ पे रहेगा इसका? ये देखिए अभी नॉर्थ यहाँ पे है, अभी नॉर्थ यहाँ पे है। अगर टू बी एग्जैक्ट इसको रेप्लिकेट करेंगे तो नॉर्थ अभी भी ऊपर, यहाँ पे भी आएगा तो ऊपर की साइड पे ही जाएगा, यहाँ पे भी आएगा तो भी ऊपर की साइड पे ही जाएगा। हम लोग TRW2 अगर निकालते हैं, TRW2 तो ये तो W2 को ज्वाइन करने के लिए आपके पास लाइन ही नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन कैसे करेंगे? TRW2 तो नहीं ज्वाइन हो सकता, R और W2 आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते, R और W1 आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते। उसके लिए तो आपके पास लाइन ही नहीं है। जो गिवन लाइन से उन पे सोचिए थोड़ा सा।
अच्छा एक अपन सिंपल पहले काम करते हैं, अंदर वाले एंगल्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सोचने में आसानी रहेगी। तो अगर W1 एंगल मुझे फाइंड करना है ना, तो W1 के सामने वाली साइड कौन सी है? 550 3.550। तो यहाँ पे मैं साइन ऑफ W1 लिखूंगा, हाँ, साइन ऑफ W1 दैट इज इक्वल टू 3.550 इक्वल टू ये। अब मुझे एक एंगल पता है कौन सा, साइन ऑफ T, यानी कि 0 डिग्री 15 मिनट डिवाइड बाय 1.200। हाँ एनीवन एनी डाउट? नहीं। ये 3.550 इधर जाएगा, तो साइन ऑफ W1 इज इक्वल टू, देखिए मैंने आपको बताया था अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है ना। तो अब मैंने आपको बताया था अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होता है। तो इसको अगर पहले अपन डिग्री में है तो इसको अपन थीटा में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री ये हुआ। 15 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 डिग्री, यानी कि 0.25 के आसपास कुछ आता है आंसर। साइन ऑफ 0.25 सर्च करिए कितना होगा? 0.004 टू बी एग्जैक्ट बताइए कितना है, क्योंकि 3 या 4 डेसिमल तक लेके 36 है ना। ये हो गया, इनटू कितना करेंगे? 3.550 डिवाइड बाय 1.200। सॉल्व करिए, ये कितना आता है? साइन ऑफ W1 इक्वल्स टू 0.00129। तो साइन इनवर्स हो जाएगा फिर। साइन W1 इक्वल टू 0.0129। अब साइन उधर जाएगा तो इनवर्स का हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0.0129 को सॉल्व करिए कितना आता है? 0.739। 0.739, यानी कि ये भी बहुत छोटा एंगल आएगा। 0.739 ये आया है ना, इसको उसमें लिखना पड़ेगा फ्रैक्शंस में। ये एंगल कितना होना चाहिए? 0.75, यानी कि देखिए ये कितना आया था? 0.25 ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो आ जाएगा 0.5। 3/4 होगा ना। 3/4 के आसपास होना चाहिए। 3/4 यानी कि कितना होगा? 15/60 ऐसा कुछ होगा नहीं, 45/60 है ना। तो ये ऑलमोस्ट ये जो W1 आया है, W1 जो आया है ये 45 मिनट के आसपास कुछ एंगल होगा। ठीक है ना। एनी डाउट? 45 मिनट के आसपास का कुछ 45 मिनट अप्रॉक्स मान लो 45 मिनट का वो एंगल है। तो W1 जो एंगल वो है वो कितना है? 45 मिनट। अब आपके पास एक एंगल 45 मिनट है, एक एंगल 15 मिनट है। तो ये वाला जो एंगल है W2 ये इजीली डिटरमाइन हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 179 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। अब इन दोनों को मिला के 1 डिग्री हो रहा है, 60 मिनट बनता है टोटल। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अगर घटा दोगे तो 179 बचा। यहाँ पे किसी कोई डाउट है? नहीं। आगे चलें।
हम्म। अब ध्यान दीजिए, इसको मिटा दूं ना थोड़ा सा। हाँ। ये एंगल 60 डिग्री है नॉर्थ से, हाँ। ये एंगल 150 डिग्री 30 मिनट है। तो जो लाइन TW1 है इसका बियरिंग जो होगा वो 200 मतलब सॉरी 60 डिग्री प्लस 150 डिग्री 30 मिनट दैट इज इक्वल टू 210 और 30 मिनट का 210। 210 डिग्री 30 मिनट। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इस लाइन का एंगल जब मुझे पता है तो उससे फिर और थोड़ा आगे चले अपन, ये वाला एंगल मुझे पता है 45 मिनट, 1 मिनट 0 डिग्री एंड 45 मिनट। तो W1 से W2 की तरफ अगर चले, है ना, तो वो जुड़ेगा कि घटेगा पहले बता दीजिए बस। एक काम करो ना, देखो ये वाला एंगल अगर मैं घटा दूं इसमें से, ये TW1 में से मैं एंगल T माइनस कर दूं तो मेरे पास TW2 का आ जाएगा। ये 1 मिनट TW1 में से माइनस कर दूं मैं एंगल T, तो जो बचेगा वो TW2 का बियरिंग बचेगा कि नहीं बचेगा? देखो अभी तक आपने यहां से चला, यहाँ TW1 तक आए, अगर मैं एंगल T माइनस कर दूंगा तो आप TW2 पे वापस आ जाएंगे ना। हाँ। तो इसको माइनस करिए, तो 210 डिग्री और 30 मिनट में से आप माइनस करेंगे 15 मिनट, तो ये TW2 का बियरिंग आ गया दैट इज इक्वल टू 210 डिग्री और 15 मिनट। नाउ एनीवन एनी डाउट? नहीं। अब इसके बाद का गेम जो है ना वो ईस्टिंग और नॉर्थिंग वाला है, तो आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, यही थोड़ा सा डाउट है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? ये विजबेस्ट ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। इतने खतरनाक क्वेश्चन आते हैं, गेट में 3 घंटे इसी में निकल जाएगा। नहीं नहीं, वो 3 घंटे नहीं लगेगा आपको, एक बार आपको आइडिया हो गया कैसे सॉल्व होता है फिर वो इजी होता है सॉल्व करना। कैसे बताएं वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। एक काम करिए, इसको अभी रहने दीजिए, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है? सेम जहां तक ये कैलकुलेट किया है मैंने वहां तक कैलकुलेट करके लाइएगा। तो कैलकुलेशन बाकी है। वो एक है तो छोटा सा ही, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा सा आपको एक चीज और बतानी पड़ेगी मुझे, तो उसको बताने के लिए भी टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैं उसको ना कल सुबह की क्लास में बताऊंगा। एंड बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ जितना बताया है उतना सॉल्व करके आइएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए होमवर्क में, तो आप लोग को थोड़ा सा जानने में आसानी रहेगी, ठीक है? कहाँ गया क्वेश्चन? ये
ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नहीं दिख है स्क्रीन क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे की चीज़ अपन कल सुबह की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।